हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम मेडिवल इंडियन लिटरेचर चल रहा था, उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उसकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके साथ क्या क्या भक्ति लिटरेचर क्या था, तब संस्कृत लिटरेचर क्या था, उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। अभी पढ़ेंगे हम पर्शियन इन्फ्लुएंस के बारे में, पर्शियन लिटरेचर के बारे में हम देखेंगे इस पार्ट में। तो जो पर्शियन लिटरेचर है वो डेवलप्ड हुआ पर्टिकुलरली 12th सेंचुरी में, क्योंकि इसी वक्त क्या हो रहा था, तुर्क और मंगोल्स वो जो वेस्टर्न साइड में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तभी वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुस रहे थे। तो उसके बाद क्या हो रहा था, जो तुर्क लोग आकर यहाँ पे पहुँच गए, तो उसके बाद उनकी कल्चर, उनकी भाषाएं भी डेफिनेटली इंडिया के अंदर आकर हमारे कल्चर के साथ मिल गई। तो 12th सेंचुरी में तुर्क और मंगोल के साथ ये पर्सिया इंडिया में अंदर घुसा। लेकिन ये माना जाता है जो पर्शियन लैंग्वेज है वो आज ओल्ड है संस्कृत है। संस्कृत जितना पुराना है उसी तरह पर्शियन लैंग्वेज भी बहुत पुराना है, क्योंकि हो सकता है संस्कृत हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रही होती है, लेकिन पर्शियन डिफरेंट जो कंट्री थी, डिफरेंट एरिया थी, वहाँ पे भी लोग यूज़ करते थे। ये धीरे धीरे इंडिया के अंदर आने के बाद हमारे लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बन गई। और जो कोर्ट में, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ मैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। जब इंडिया के अंदर सब धीरे धीरे घुस रहे थे, इन्वाजन हो रहा था डिफरेंट एरिया से, और तभी क्या हो रहा था, हमारे जो वो इंडिया के अंदर घुस के इंडिया के ऊपर राज करने लगे। धीरे धीरे वो बहुत ताकतवर हो गए और एक टाइम के बाद इंडिया पे रूल करने लगे। तो उसके बाद उनकी जो कोर्ट में डेफिनेटली वो पर्शियन लैंग्वेज में कंफर्टेबल थे, इसी वजह से पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट में यूज़ होने लगा, राज दरबार में यूज़ होने लगा। उनकी रूल्स रेगुलेशंस वो भी सारी पर्शियन के हिसाब से थी। उनकी हिस्ट्रीज को बोला जाता था तारीख, उनकी बायोग्राफीज को बोला जाता था ताजकीरास। सूफी टेक्स्ट भी काफ़ी सारा पर्शियन टेक्स्ट में है। पोएट्री, प्रोज, सूफी के जितने सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे वो। और उसके बाद हमारे जो संस्कृत के जितने सारे फेमस फेमस वर्क्स थे, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, हम आगे जाकर पढ़ेंगे, वो भी सारे ट्रांसलेशन किए गए थे पर्शियन लैंग्वेजेस में। ठीक है। नोटेबल पर्शियन पोएट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। सबसे ज़्यादा नोटेबल अगर कोई पोएट था पर्शियन का, वो थे अमीर खुसराओ दहलावी। ठीक है। ये जो कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट ऑफ 7 सुल्तान्स, तभी दिल्ली सुल्तानेट चल रही थी। तो दूर 12th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे आगे से स्लेव डिनास्टी, मामेलुक डिनास्टी, तो धीरे धीरे दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट होगी। तो 7 सुल्तान जो थे, उनके कोर्ट पोएट के हिसाब से अमीर खुसराव अपॉइंटेड हुए थे। नोटेबली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उन्होंने क्या किया, ही ब्लेंडेड पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशंस विद इंडियन थीम्स एंड वाज कॉल्ड तुती हिंद, मतलब पैरट ऑफ इंडिया। उनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम दिया गया था। इसको आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है, ईपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उनके जो नोटेबल वर्क था वो था दीवान, कलेक्शन ऑफ पोएट्री इन पर्शियन, नो सिफरी जो कॉस्मोग्राफी है, एंड इंडिया के प्रेजेस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ था इसमें। मनसाबी, दोवाल, रानी खिजर खान, जिन्हें वो एक ट्रैजिक लव पोएम भी है। उसके बाद तुगलकनामा, जहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें उन पे लिखा गया है। उसके बाद किरण उस सदैन, जहाँ पे मीटिंग ऑफ बागरा बुगरा खान एंड जलालुद्दीन खिलजी, उनके किस तरह की मीटिंग हुआ था, क्या क्या उसमें डिस्कशन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। फिर खाजेन उल फुतू, जिसमें मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिखा हुआ है। तो अमीर खुसराव को छोड़ के बाकी दिल्ली सल्तनत में और कौन कौन पर्शियन पोएट थे उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। जियाउद्दीन बारानी, जिन्होंने एक हिस्टोरियन भी थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, अंडर मोहम्मद बिन तुगलक उनके कोर्ट में थे, एंड फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे भी ये हुआ करते थे। उन्होंने इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को विथ रियल पॉलिटिक्स के साथ कंबाइंड किया हुआ था। ठीक है। उस टाइम पे और इस्लाम ऑर्थोडॉक्सी मतलब इस्लाम जो कट्टर मुस्लिम होते हैं, कट्टर हिंदू एक होते हैं जो ओनली हिंदू कल्चर को मानते हैं, उनको लगता है हिंदू के सिवा और कोई कल्चर ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो उसी तरह से इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी वो होते हैं जो हर किसी को इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने रियल जो पॉलिटिक्स है उस वर्ल्ड को, मतलब हमारी जो रिलीजियन को, उनकी रिलीजियन को इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स के साथ रियल पॉलिटिक्स को कंबाइन करके उन्होंने काफ़ी सारा चीज़ें लिखा हुआ था। उसमें एक है तारीकी फिरोज शाही, जिसमें हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान बालबन टू लेकर फिरोज शाह तक
हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर फातवा आई जहांदरी, जिसमें पॉलिटिकल ट्रीटीज एम्फासाइजिंग मुस्लिम सुप्रीमासी को किस तरह से एम्फासाइज करके पॉलिटिकली वो कितना स्ट्रांग थे, कितना मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, वो कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो किस तरह से स्ट्रांग होते हैं, अच्छे खासे राज कर पाते हैं, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। इब्न बटूटा, उनके बारे में तो काफ़ी सारे हमने पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। वो एक मोरक्कन ट्रैवलर है हु एक्सप्लेन द सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द पीरियड एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स। उन्होंने उस टाइम पे उनके पीरियड में जो भी हिस्ट्रिकल चीज़ें हो रही थी उनको बहुत अच्छी तरह से पर्सनल लिटरेचर में लिखा हुआ था। और उसके बाद उस टाइम पे सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, सोसाइटी में क्या हो रहा था, पॉलिटिकली क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने पर्सनल लिटरेचर में लिखा हुआ है। फिर मिहाज आई सिराज, उन्होंने 13th सेंचुरी में ये काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनल लैंग्वेज में लिखा था, जैसे चीफ काजी ऑफ दिल्ली अंडर नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये एक चीफ काजी थे दिल्ली के, और नासिरुद्दीन मोहम्मद के वक्त पे ये हुआ करते थे। उनकी वर्क है ताबाकत आई नसीरी, जो कि एक बायोग्राफिकल क्रोनिकल था इस्लामिक रूलर्स के ऊपर, और इनकी इंपॉर्टेंस ये है मेजर सोर्स ऑफ अर्ली सुल्तानेट हिस्ट्री। उन्होंने जो अर्ली सुल्तानेट की जो डिनास्टी चल रही थी, जो पीरियड चल रही थी, उसी वक्त जो जो नए नए सुल्तान आ रहे थे उनकी हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री इनकी काम मतलब इनके जो वर्क थे वहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिलती है। अनदर नोटेबल कंट्रीब्यूटर वाज फ़खर ई मुदाबिर, जिन्होंने लिखा था अदब उल हर्द वाल सुजात, सर्व्ड एज ए मैनुअल ऑन वार में किस तरह के वार होते थे उनके कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के या फिर इस्लाम कम्युनिटी के, एंड मिलिट्री टैक्टिक्स क्या क्या हुआ करते थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की क्या एथिक्स होते थे दिल्ली सुल्तानेट की, इसके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा जाता था, ये लिखते थे। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तानेट के बाद हमारा आगे मुगल साम्राज्य, मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया 1526 से, ठीक है, 1707 तक। तो बाबर से लेकर हमारे औरंगजेब तक, यहाँ पे जितने सारे मुगल पीरियड है वो उस टाइम पे पर्सनल लैंग्वेज किससे डेवलप हुआ, लिटरेचर किससे डेवलप हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। पर्सनल लिटरेचर फ्लोरिश ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। दिल्ली सल्तनत के पीरियड में तो था, काफ़ी सारे पोएट बहुत अच्छे खासे राइटर थे, लेकिन मुगल पीरियड में बहुत ही डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अकबर। वो बहुत पैट्रोनाइज करते, वो एक रिलीजियस लोग थे, इंसान थे, वो एक बहुत ही सुधरे हुए इंसान थे, और उनको बहुत अच्छी खासी रुचि थी आर्ट में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में। तो क्या हो रहा था, इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे हमारे संस्कृत की जो लिटरेचर है उनको भी ट्रांसलेट किया था पर्सनल लैंग्वेजेस में। और उसके बाद उनके कोर्ट में भी काफ़ी सारे ऐसे पोएट्री एंड राइटर्स वगैरह वो अपॉइंटमेंट करते थे, ताकि टाइम टू टाइम वो सब डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाए। बहुत ज्ञानी लोग भी उनके कोर्ट में हुआ करते थे। ताजु की बाबरी, रिटन बाय बाबर इन तुर्किश। बाबर जो पहले आए, मुगल पीरियड को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो बाबर के द्वारा लिखा गया था तुर्किश लैंग्वेज में तुजुक आई बाबरी, जिनमें उनकी ऑटोबायोग्राफी थी एंड प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। मुगल किस तरह से इंडिया कॉन्क्वेस्ट करती है, इसके बारे में उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था। तुजु की जहांगीरी, ये भी एक पर्सनल लैंग्वेज जिसमें जहांगीर के बारे में लिखा हुआ था। फिर हुमायूं नामा, जहाँ पे रिटन बाय हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं, जिनका नाम था गुलाबदन बेगम, उनके बहन के द्वारा, हिमान के बहन के द्वारा ये लिखा गया था उनके ऊपर। दिस era also saw the creation of illustrated works like हमजानामा, जहाँ पे स्टोरी ऑफ माइथिकल पर्सियन हीरो जिनका नाम था अमीर हमजा, जैसे हमारे हिंदू कल्चर के हीरो होते हैं, हमारे कल्चर की कृष्णा हो गए, रामा हो गए, या फिर बुद्ध हो गए, जो भी हीरोज आते हैं, परशुराम हो गए, उनके पर्शियन लैंग्वेजेस में, पर्शियन कम्युनिटी में, पर्शियन लिटरेचर में उनके हीरो होते हैं अमीर हमजा। उनके ऊपर हमज नामा के नाम एक राइटिंग्स लिखा गया था, एंड पद्मावत इस टाइम पे भी लिखा गया था, जो कि कंपोस्ट किए थे मलिक हुमामद जैसी। ठीक है, इसको भी याद रखनी है आपको। संस्कृत ट्रांसलेशन, मैंने जैसे कि आपको कहा कि संस्कृत ट्रांसलेशन बहुत सारे हुए थे अकबर के टाइम पे, जैसे कि महाभारत हुआ ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड नोन एज रजमनामा। जो महाभारत को पर्शियन लिटरेचर में जो ट्रांसलेट किया गया था उसका नाम रखा गया था रजमनामा, जिसको रिटन किए गए थे बाय अब्दुल कादिर बदौनी। ठीक है, ये अकबर के कोर्ट में थे। फिर योगो वशिष्ठ,
इसको भी ट्रांसलेटेड किया गया था इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपती ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पे काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स को, हमारे संस्कृत स्क्रिप्चर्स को, संस्कृत लिटरेचर को ट्रांसलेट किया गया था। अदर वर्क्स के अंदर है अकबर कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन इंक्लूडिंग रामायण भी लिखा गया था। भागवत गीता को भी ट्रांसलेट किया गया था। सेवरल उपनिषद को भी पर्शियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। अकबर द ग्रेटेस्ट एम्परर promoted cultural synthesis by encouraging this translation which held breeze हिंदू एंड मुस्लिम लिटरेरी ट्रेडिशन। आपको अकबर के बारे में तो अच्छी तरह से पता होगा। वो उस वो फिर देखेंगे कोर्ट हिस्टोरियंस ऑफ द मुगल इरा। मुगल इरा में कौन कौन कोर्ट हिस्टोरियंस थे जो कि पर्शियन लैंग्वेजेस में, पर्शियन लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ लिखे हुए थे। फर्स्ट हो गए अब्दुल फजल, जिन्होंने अकबर के टाइम पे कोर्ट हिस्टोरियन थे। उन्होंने लिखा था आईनी अकबरी, और इसके बारे में हमने काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त मिडिवल हिस्ट्री में डिस्कशन कर चुके हैं। जब अकबर के पीरियड हम पढ़ा रहे थे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, इकोनॉमी, मिलिट्री, सोसाइटी, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन टाइम में क्या क्या सिचुएशन थी सोसाइटी के, वो हर एक चीज़ आईन अकबरी में लिखा हुआ है। एंड अकबरनामा, जो कि अकबर की एक बायोग्राफी है और एक 3 वॉल्यूम्स में लिखा हुआ है बाय अब्दुल फजल, ठीक है, अब्दुल फजल। उसके बाद निजामुद्दीन अहमद, ये 1594 सी में, अरे कहाँ गया मेरे पेंसिल, राइट, 1594 सी में उन्होंने लिखा हुआ था कोर्ट हिस्टोरियन। ये भी अकबर के अंडर थे। उनके वर्क में थे तबकत आई अकबरी, जो कि एक जनरल हिस्ट्री था फ्रॉम गजनी टू लेकर अकबर के तक, हर एक चीज़ उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है। उनके कंट्रीब्यूशन ये था कि सोर्स फॉर मुगल एंड प्री मुगल हिस्ट्री। उनके राइटिंग से हम मुगल की और मुगल से जो प्री मुगल हिस्ट्री क्या था उसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं। बादाउनी, ये भी अकबर के टाइम पे एक कंजर्वेटिव हिस्टोरियन थे एंड क्रिटिक थे अकबर के रिलीजियस के लेकर, रिलीजियस इनोवेशन को लेकर, हु रोट ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिकल रूल, ठीक है। उनकी वर्क थे मुंतखब उत तावारिक, ठीक है। इसमें क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री टिल अकबर, अकबर तक क्या क्या क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है, अकबर से पहले उनके प्रेडेसर क्या थे, उनके पहले उनके प्रेडेसर क्या थे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके कंट्रीब्यूशन ये थे सोसाइटी के लिए कि प्रेजेंट क्रिटिकल एंड ऑर्थोडॉक्स प्रीचर पर्सपेक्टिव ऑन अकबर रेन। तो अकबर के टाइम पे अकबर जो एक सेक्युलर रूलर थे, डिफरेंट रिलीजन पे बहुत भरोसा रखते थे, एक टॉलरेंट पर्सन थे रिलीजियस को लेकर, लेकिन ये जो बादाउनी थी ये एक क्रिटिकल एंड ऑर्थोडॉक्स पर्सपेक्टिव थे। तो उनके ऊपर काफ़ी सारे क्रिटिक उन्होंने लिखा हुआ है। फिर इनायत खान एंड अब्दुल हमीद लाहौरी, उन्होंने लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स ऑफ शाहजहां श्रेहीन, शाहजहां के पीरियड पे ये दोनों थे। एंड फाउंड इन शाहजहांनामा, उन्होंने शाहजहांनामा एक लिखा था। ऑफ इनायत खाना, उन्होंने शाहजहांनामा लिखा था जो कि एक बायोग्राफी थी शाहजहां के ऊपर। एंड पदशाहनामा, जो कि रिटिन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी शाहजहां के ऊपर कुछ लिखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद और कुछ हिस्टोरियंस थे, पोएट्री थे, जिनका नाम है फैजी, जो कि एक मास्टर ऑफ पर्शियन पोएट्री उनको माना जाता है, एंड ब्रदर ऑफ अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल जो कि लिखे हुए थे अकबरनामा,
तो इन्होंने लिखा है नाल दमन, जो कि एक अडॉप्शन ऑफ संस्कृत स्टोरी। नल दमयंती को की जो संस्कृत स्टोरी थी उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेजेस में। भगवत गीता को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था अदर संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन। उनकी कंट्रीब्यूशन ये थे, ये एक सिंबल ऑफ इंडो पर्शियन कल्चरल सिंथेसिस, इंडियन कल्चर एंड पर्शियन कल्चर को कंबाइंड करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद मुगल पीरियड के बाद धीरे धीरे आए औरंगजेब के पीरियड ने कंपोजिशन ऑफ कुलियत बाय मीर जाफर जताली, उन्होंने औरंगजेब के पीरियड में थे। उन्होंने लिखा था ताबकत आई आलमगिरी, जो कि एक गुड आइडिया देता है अबाउट द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी में औरंगजेब के बाद एंड औरंगजेब के ड्यूरिंग द औरंगजेब रेन क्या क्या सिचुएशन था सोसाइटी में, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। और हमारा और कुछ नोटेबल राइटर्स थे, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। मोहम्मद मुतामिद खान, जिन्होंने इकबालनामा आई जहांगीर, जहांगीर की हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ था। ख्वाफी खान, जिन्होंने मुंतखब उल लुलाब, जो कि एक मुगल हिस्ट्री, लेटर मुगल हिस्ट्री, औरंगजेब के बाद अर्ली 18th सेंचुरी में क्या क्या हुआ उसके बारे में भी लिखा हुआ है। मिर्जा नथान, जो कि लिखे थे बहारिस्तान आई गहीबी, क्रॉनिकल्स ऑफ बंगाल एंड आसाम अंडर मुगल्स, मुगल्स के टाइम पे बंगाल एंड आसाम की सिचुएशन क्या थी वो इनके राइटिंग से मिलता है। These historians and writers collectively created a rich tapestry of Persian literature in medieval India, okay, documenting the political, social and cultural aspect of the time. उनके राइटिंग से हमें उस टाइम पे मुगल पीरियड में, दिल्ली सल्तनत पीरियड में, मिडेवल टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली क्या पॉलिटिकल सिचुएशन था, सोशल सिचुएशन था, कल्चरल एस्पेक्ट क्या था उस टाइम पे, वो हर एक चीज़ हमें जानने को मिलती है। उनके वर्क सर्व एज इनवैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट एंड मुगल एम्पायर। उस टाइम पे जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था उसके बारे में हमें उनकी सोर्स से ही पता चलता है, उनके राइटिंग से ही पता चलता है। सो किसिंग द रिमार्केबल कल्चरल सिंथेसिस दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हम लाएंगे उर्दू लिटरेचर एंड थोड़ा बहुत हमारा सूफी लिटरेचर, इसके बारे में रह गया है उसके बारे में हम देखेंगे, और फिर हम चलेंगे मॉडर्न लिटरेचर की तरफ। ठीक है, तो कैसा लगा मेरी वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।